के पास स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। दुनिया में भारत के विकास की रफ्तार सबसे तेज, सकल घरेलू उत्पाद पिछले 10 वर्षों में हुआ 2 गुना, आईएमएफ ने लगाई मोहर। बेल्जियम में स्पॉट किया गया भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी। भारत सरकार ने की प्रत्यर्पण की मांग। चोकसी पर 13,500 करोड़ रुपए के बैंक घोटाले का है आरोप। बेंगलुरु में अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा बैठक के अंतिम दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने संकल्प पत्र किया पारित। राष्ट्र निर्माण और व्यक्ति निर्माण के अगले चरण की तैयारी। शहीद दिवस के मौके पर मां भारती के वीर सपूतों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कृतज्ञ राष्ट्र कर रहा है नमन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, शहीद वीरों का निडर प्रयास हम सभी को करते हैं प्रेरित। केंद्र सरकार की फिट इंडिया पहल के तहत डीडी न्यूज ने किया वॉकथॉन का आयोजन। करीब 4 किलोमीटर लंबे वॉक में सैकड़ों की संख्या में डीडी न्यूज कर्मी हुए शामिल। और इंडियन प्रीमियर लीग में आज 2 मैच होंगे। पहले मुकाबले में हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा, जबकि चेन्नई में चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच होगी भिड़ंत। तो आपको बता दें कि भारत ने बीते 1 दशक में अपनी अर्थव्यवस्था को दोगुना कर दुनिया को चौंका दिया है। देश की मजबूत आर्थिक नीतियों और संरचनात्मक सुधारों के चलते जीडीपी में जबरदस्त वृद्धि देखने को मिली है। भारत अब अमेरिका, चीन, जर्मनी और जापान के बाद दुनिया में 5वां सबसे बड़ा देश बन गया है। ये 105% की वृद्धि दर को दर्शाता है, जो अमेरिका 66% और चीन 76% जैसे वैश्विक दिग्गजों से भी तेज है। भारत की जीडीपी 2015 में 2.1 ट्रिलियन डॉलर थी, जो 2025 तक बढ़कर 4.3 ट्रिलियन डॉलर हो गई है। साथ साथ ये भी कहा गया है कि ये तेजी भारत को इस साल जापान से तो वहीं 2027 तक जर्मनी से आगे ले जाएगी। विशेषज्ञों की माने तो इस शानदार वृद्धि के लिए मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन पीएलआई योजनाओं ने निवेशकों का भरोसा बढ़ाया है। साथ ही साथ मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम और आईटी सेक्टर की निरंतर प्रगति ने आर्थिक विकास को गति दी है। भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वैश्विक मंच पर इसकी स्थिति को मजबूत कर रही है। जहां अमेरिका की जीडीपी 30.3 ट्रिलियन डॉलर और चीन की 19.5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच रही है, वहीं भारत की विकास दर अन्य देशों की तुलना में अधिक मजबूत होती हुई दिखाई पड़ रही है। और भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को बेल्जियम में स्पॉट किया गया है। बेल्जियम में होने की पुष्टि के बाद भारत ने बेल्जियम से मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण की मांग की है। भगोड़ा कारोबारी मेहुल चोकसी और उसके भतीजे नीरव मोदी पर पंजाब नेशनल बैंक से 13,500 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी का आरोप है। भारत सरकार ने अब बेल्जियम से मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण की मांग की है। एफ रेजिडेंसी कार्ड मिलने के बाद वो अपनी पत्नी प्रीति चोकसी के साथ बेल्जियम के एंटवर्प में रह रहा है, लेकिन इलाज का हवाला देकर अब वो स्विट्जरलैंड जाने की प्लानिंग कर रहा है। बता दें कि दिसंबर 2024 में मुंबई की एक विशेष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की ओर से 2018 से जब्त की गई चोकसी की संपत्तियों की बिक्री की अनुमति दी थी। इन संपत्तियों की बिक्री कुल कीमत जो है वो 2,565.9 करोड़ रुपए है, जो पंजाब नेशनल बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के समर्थन से अदालत के आदेश पर जब्त की गई थी। इन संपत्तियों की बिक्री शुरू हो चुकी है, जिसमें 125 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की संपत्तियां मुंबई में फ्लैट्स, अंधेरी में 2 कारखाने गीतांजलि जेम्स लिमिटेड के लिक्विडेटर को सौंप दी गई हैं। चोकसी के खिलाफ आरोपों में आपराधिक साजिश, विश्वासघात, धोखाधड़ी, संपत्ति की लेन देन में धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग शामिल हैं। वहीं नीरव मोदी इस समय लंदन की जेल में बंद हैं और भारत को प्रत्यर्पित करने के खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर किया है।
और बिहार से क्राइम की एक और बड़ी घटना सामने आई है। राजधानी पटना में एशिया हॉस्पिटल की डायरेक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। जानकारी के अनुसार पटना के अगम कुआं थाना क्षेत्र के धनकी मोड़ के समीप एशिया हॉस्पिटल की संचालिका की ताबड़तोड़ गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने घटनास्थल से कारतूस के 5 खोखे भी बरामद किए हैं। घटनास्थल पर एसपी सिटी समेत अगम कुआं थाना की पुलिस जांच के लिए पहुंची है। जानकारी के मुताबिक शाम करीब 6 बजे अस्पताल में मरीजों का इलाज हो रहा था। इसी दौरान कुछ अपराधी एशिया हॉस्पिटल पहुंचे और डायरेक्टर सुरभि राज के चैम्बर में घुसकर ताबड़तोड़ 6 से 7 गोलियां चला दी। गंभीर हालत में उन्हें पटना एम्स ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। आगम कुआं थाना अंतर्गत एक एशिया हॉस्पिटल है, उसमें डायरेक्टर सुरभि राज 35 वर्ष से हस्बैंड रोशन, उनको हत्या बारे में बात सामने आ रही है। गोली मार के उनका एम्स हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। इसमें फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड के द्वारा भी जांच किया गया। पुलिस तुरंत पहुँच के एविडेंस कलेक्ट करके अभी जांच चल रही है। और केरल की 89 वर्षीय वरिष्ठ भाजपा नेता अहिल्या शंकर का कोझिकोड में निधन हो गया है। अहिल्या शंकर केरल की एक महिला महासचिव थीं, जिन्होंने 1980 में मुंबई में आयोजित भाजपा गठन सम्मेलन में भाग लिया था और दूसरी महिला भाजपा राज्य समिति में शामिल हुई थीं। उन्होंने महिला मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश महासचिव के पद पर कार्यभार संभाला। साथ ही साथ भाजपा राज्य समिति और राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के सदस्यों के पदों पर भी रहीं। वो कई निगमों में भाजपा की उम्मीदवार थीं और वो 1982 और 1987 में बेपोर से और 1996 में कोयलांडी से विधानसभा चुनाव लड़ीं। वहीं 1989 और 1991 में मंजेरी से और 1997 में पोन्नानी से लोकसभा चुनाव लड़ी। भारतीय सेना ने उरी में लापता हुए 2 युवकों के शवों को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से वापस लाने में अहम भूमिका निभाई है। दरअसल 5 मार्च को बसग्रान और कुंडी बरजाला से युवक और युवती झेलम नदी में डूब गए थे। 20 मार्च को चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भारतीय सेना के निरंतर प्रयासों के परिणाम स्वरूप झेलम नदी में मृतक पुरुष का शव देखा गया। बचाव दल ने शवों को निकालने का प्रयास किया। हालांकि पानी की तेज धाराओं के कारण शव नियंत्रण रेखा के पार पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर के चकोठी सेक्टर की ओर बह गया। दोनों लापता युवक युवती के शवों को पाकिस्तानी अधिकारियों ने शनिवार को उरी सेक्टर के कमान अमन सेतु पर औपचारिक रूप से भारतीय सेना को सौंप दिया। हस्तांतरण के बाद शवों के अंतिम संस्कार के लिए उनके संबंधित परिवारों को लौटा दिया गया। और 10 मार्च को शुरू हुए भारत किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर का 12वां संस्करण आज किर्गिस्तान के टोकमोक में संपन्न हुआ। भारत की पैराशूट रेजिमेंट विशेष बल और किर्गिज स्कॉर्पियन ब्रिगेड के कुलीन सैनिकों ने इस गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया, जिसे अंतर संचालन, उच्च ऊंचाई वाले युद्ध क्षमताओं और आतंकवाद रोधी रणनीति को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया था। पूरे अभ्यास के दौरान दोनों टुकड़ियों ने स्नाइपिंग, जटिल बिल्डिंग इंटरवेंशन, माउंटेन क्राफ्ट और विशेष आतंकवाद विरोधी अभ्यास जैसे उन्नत ऑपरेशन का अभ्यास किया। खंजर 12 का मुख्य आकर्षण नौरोज का उत्सव था, जो एक सांस्कृतिक मील का पत्थर था। अभ्यास से दोनों देशों के कर्मी करीब आए, साथ ही आपसी समझ को बढ़ावा मिला। औपचारिक समापन समारोह के दौरान 2 भारतीय कर्मियों को उनके अनुकरणीय प्रदर्शन के लिए किर्गिज रक्षा मंत्रालय द्वारा पदक से सम्मानित किया गया, जबकि 2 अन्य को उनके पेशेवर मानकों की मान्यता में प्रशंसा प्रमाण पत्र प्राप्त हुए। खंजर 12 का सफल समापन भारत और किर्गिस्तान दोनों की अपनी रक्षा साझेदारी को मजबूत करने और क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। केंद्र सरकार ने इस साल 1 अप्रैल से प्याज पर 20% निर्यात शुल्क समाप्त करने का फैसला किया है।
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने कहा कि प्याज पर लागू 20% निर्यात शुल्क को शून्य करने का फैसला किया है। यह अधिसूचना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। सरकार ने देश में दिसंबर 2023 में इसके निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। निर्यात प्रतिबंध के बावजूद वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान कुल प्याज निर्यात 17.17 लाख टन और वित्त वर्ष 2024-25 में 18 मार्च तक 11.65 लाख टन रहा। सरकार के अनुसार मासिक प्याज निर्यात मात्रा सितंबर 2024 में 72,000 टन से बढ़कर जनवरी 2025 में 1.85 लाख टन हो गई है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि ये निर्णय किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने और उपभोक्ताओं के लिए प्याज की कीमत काबू में रखने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता का एक और प्रमाण है। सुशांत सिंह राजपूत केस में भाजपा ने उद्धव सरकार पर हमला बोला है। भाजपा प्रवक्ता राम कदम ने कहा कि उद्धव सरकार आरोपी को बचाने की कोशिश कर रही है और इसलिए सरकार ने जानबूझकर सबूत मिटाने के बाद मामला सीबीआई को सौंपा। साथ साथ ये भी कहा कि अगर समय रहते केस सीबीआई को सौंपा जाता तो सुशांत के परिवार को न्याय मिल सकता था। सुशांत सिंह राजपूत का केस जब सारा देश मांग कर रहा था कि वो केस सीबीआई को सौंपी जाए, उद्धव ठाकरे सरकार ने जानबूझ करके कोताही की। बिहार की पुलिस जब मुंबई जांच करने आई, उनको तक रोका गया। क्या कारण था? उद्धव ठाकरे सरकार को अपने लोगों को बचाने के लिए सारे सबूत मिटाए गए। इन सारे मामलों के पीछे उद्धव ठाकरे सरकार और उनके करीबी लोगों को बचाने का उनका दुस्साहस, यह मूल कारण है। अगर सही समय पर केस उद्धव ठाकरे जी ने सीबीआई को सौंपा होता तो आज सुशांत के परिवार को जरूर न्याय मिलता। और दक्षिण अफ्रीका के फीनिक्स सेटलमेंट ट्रस्ट गांधी डेवलपमेंट ट्रस्ट द्वारा महात्मा गांधी से संबंधित कलाकृतियों और दस्तावेजों को नई दिल्ली के राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय को सौंपा गया। विदेश मंत्री ने महात्मा गांधी से जुड़े दस्तावेज मिलने पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि बापू का जीवन और संदेश आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए टीटी न्यूज। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आपको बता दें, भारत ने बोत्सवाना में बाढ़ को देखते हुए मानवीय सहायता भेजी है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में इसकी जानकारी दी। भारत ने आवश्यक दवाओं, सर्जिकल आपूर्ति, मच्छरदानी और वाटर प्यूरिफायर सहित लगभग 10 टन सहायता की पहली खेप बोत्सवाना के लिए भेजी है। वहीं स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को मजबूत करने में मदद के लिए किरिबाती को भी मानवीय सहायता भेजी गई है। शनिवार को मुंद्रा पोर्ट से तरावा किरिबाती के लिए 6 बेड वाली कंटेनर आधारित डायलिसिस यूनिट की खेप रवाना हुई। और इजराइल को निशाना बनाकर दागे गए रॉकेट के जवाब में इजराइल ने लेबनान पर हमला किया। इजराइल ने शनिवार को लेबनान पर हवाई हमले किए, जो युद्ध विराम के बाद सबसे तेज हमले थे। ये हमले इजराइल को निशाना बनाकर लेबनानी रॉकेट दागे जाने के जवाब में किए गए। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के हवाले से बताया गया है कि बॉर्डर के पास दक्षिण में इजरायली हवाई हमलों में 2 लोग मारे गए और 8 घायल हो गए। वहीं हिजबुल्लाह ने शनिवार के हमलों की जिम्मेदारी से इनकार करते हुए कहा कि रॉकेट लॉन्च से उनका कोई संबंध नहीं है। दिसंबर के बाद से ये दूसरी बार है जब लेबनान से इजराइल पर रॉकेट दागे गए, जिससे सीज फायर को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा है कि सेना को लेबनान में दर्जनों ठिकानों के विरुद्ध सख्ती से कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।
और स्पेन में बाढ़ का कहर जारी है। मैड्रिड में भारी बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं। कई खेत जलमग्न हो गए हैं। पूर्वी बाहरी इलाके में हालात सबसे ज्यादा खराब बताए जा रहे हैं। मैड्रिड के बीचों बीच से बहने वाली मंजानारेस नदी का जलस्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। आपातकालीन सेवाएं स्थिति पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। अधिकारियों ने बाढ़ से प्रभावित लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने का आग्रह किया है। और केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा आयोजित फिट इंडिया संडे मूवमेंट में शामिल हुए और उनके साथ उत्तर प्रदेश के मंत्री गिरीश चंद्र यादव भी मौजूद रहे। इस मौके पर मनसुख मांडविया ने साइकिल को प्रदूषण का एक समाधान बताया। साथ साथ कहा कि फिट रहने का मंत्र भी है। फिट इंडिया मूवमेंट में हर वीक संडे ऑन साइकिल समग्र देश में एक मूवमेंट के रूप में चल पड़ा है। देश के युवा, देश के बुजुर्ग, देश के सब लोग संडे 1 घंटे के लिए अपने स्वयं को फिट रखने के लिए साइकिलिंग करते हैं। मैं भी आज लखनऊ में मेरे राज्य के साथी स्पोर्ट्स मिनिस्टर गिरीश यादव जी के साथ 1000 युवाओं के साथ लखनऊ में साइकिलिंग करके ओबेसिटी के अगेंस्ट साइकिलिंग करके अपने स्वयं को फिट रखने के लिए संदेश दिया है। साइकिल पोल्यूशन का सॉल्यूशन भी है। साइकिल फिट रहने का मंत्र है। और सरकार की फिट इंडिया मुहिम को आगे बढ़ाते हुए आज डीडी न्यूज़ दिल्ली ने वॉकाथॉन का आयोजन किया। वॉकाथॉन को प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी, डीडी न्यूज़ की महानिदेशक प्रिया कुमार और एडीजी पंकज कुमार पांडे ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वॉकाथॉन की शुरुआत कोपरनिकस मार्ग स्थित दूरदर्शन भवन से हुई और इंडिया गेट सर्किल का पूरा चक्कर लगाकर वापस दूरदर्शन भवन में समाप्त हुई। लगभग 4 किलोमीटर की इस वॉकाथॉन में डीडी न्यूज़ के सैकड़ों प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। पुरुष वर्ग में राहुल शर्मा पहले स्थान पर और मंथन दूसरे स्थान पर रहे। महिला वर्ग में प्रतिभा पहले और कुसुम मीना ने दूसरा स्थान हासिल किया। 40 से 50 आयु वर्ग में असीम मिश्रा ने प्रथम स्थान हासिल किया। इस मौके पर स्वयं संस्था की स्मिरू जिंदल भी मौजूद रहीं। आज डीडी न्यूज़ ने एक वॉकाथॉन ऑर्गेनाइज किया। माननीय प्रधानमंत्री का जो फिट इंडिया का आह्वान है उसको देखते हुए हमने सबने ये डिसाइड किया कि हम भी इसका एक हिस्सा बनेंगे। हमारे 300 करीब प्रतिभागी थे और मैं सबका बहुत धन्यवाद करूंगी। सबने बहुत इससे जोर शोर से इसमें पार्टिसिपेट किया है और हम लोग आगे भी ऐसे करते रहेंगे। और सबको हम यही कहना चाहेंगे, हमारा यही एक मैसेज है कि सबको अपनी फिटनेस पे ध्यान देना चाहिए और सबको इसका हिस्सा बनना चाहिए। डीडी न्यूज़ के इस वॉकाथॉन में हमने ये भी ध्यान रखा कि हम लोग एक इंक्लूसिविटी, जो इंक्लूजन वाला एक प्रिंसिपल है, उसको भी हम साथ लेके चले। हमारे साथ कम से कम 15 लोग ऐसे थे जो दिव्यांग हैं, जिन्होंने बहुत ही हिम्मत से और बहुत ही जोश से इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो इसके लिए हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। और इंडियन प्रीमियर लीग में आज डबल हेडर यानी कि एक दिन में 2 मैच खेले जाएंगे। दिन के पहले मुकाबले में दोपहर 3:30 बजे से सनराइजर्स हैदराबाद का सामना हैदराबाद में राजस्थान रॉयल्स से होगा। दिन का दूसरा मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच होगा। मैच चेन्नई के एमए चिदम्बरम चिपॉक स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस दोनों टीमें 5-5 टाइटल जीतकर लीग की सबसे सफल टीमें हैं। मुंबई ने फाइनल में 3 बार चेन्नई सुपर किंग्स को हराया, तो वहीं चेन्नई सुपर किंग्स ने 2010 में अपना पहला खिताब मुंबई को ही हराकर जीता था। खेलो इंडिया का पैरा गेम्स का दूसरा संस्करण दिल्ली में आयोजित हो रहा है, जहां एक तरफ खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही इन खेलों के द्वारा रिश्तों की मजबूती का भी एक उम्दा उदाहरण हमारे सामने दिख रहा है, जिसे आज के दौर में हमारे समाज के लिए जानना और समझना बहुत जरूरी है। पेश है संवाददाता गौरव कुमार की ये रिपोर्ट। पिछले कुछ समय के दरमियान देश में पैरा खेलों ने एक नई ऊंचाई हासिल की है।
जिसके पीछे राष्ट्रीय स्तर पर सरकार के द्वारा चलाए गए विभिन्न कार्यक्रम और खेल नीति है। इस कड़ी में खेलो इंडिया पैरा गेम्स का भी अपना एक अलग महत्व है, जिसने इन खिलाड़ियों को आगे बढ़ने और खुद के करियर को एक नई दिशा देने का काम किया है। लेकिन इन्हीं खेलों का एक अक्स रिश्तों की मजबूती का भी सामने है। इनका नाम आदिल अंसारी है, जो महाराष्ट्र के भिवंडी से आते हैं। आदिल साल 2002 में एक हादसे का शिकार हो गए, जिसके चलते इनके एक हाथ ने काम करना बंद कर दिया। उस वक्त मानो आदिल के सामने एक ऐसा अंधेरा था जिससे पार पाना उनके लिए आसान नहीं था। लेकिन उनके लिए रोशनी की किरण बनकर सामने आई उनकी पत्नी माजिदा आदिल अंसारी, जिन्होंने आदिल को विश्वास दिलाया कि जिंदगी यहाँ से खत्म नहीं हुई, बल्कि बदली हुई सोच और नई दिशा के साथ आगे बढ़ेगी। जो मेरी वाइफ है मेरे पीछे, कि मेरी इतनी सीवियर डिसेबिलिटी है कि बहुत ज़्यादा एक्टिविटी मैं कर नहीं पाता हूँ खुद से, तो वो मेरे साथ होती है हमेशा। इंटरनेशनल इवेंट में भी साथ होती है, जहाँ पे मुझे ज़रूरत पड़ती है। मेरी कोच है, वो मेरी डॉक्टर है, मेरी केयर टेकर है, सब कुछ है। तो उसका बहुत बड़ा हाथ है कि मैं यहाँ आपके साथ बात कर रहा हूँ। हर सुख दुख में साय के साथ पति आदिल अंसारी के साथ रहने वाली माजिदा के लिए आज की जिंदगी भले ही सामान्य हो, लेकिन शुरुआत के उन दिनों की कड़वी यादों को भुलाना उनके लिए आसान नहीं है। हालांकि कल के वे कड़वे लम्हे आज के मीठे पलों के रूप में उनके सामने हैं, जिसे वह अपनी सफलता के तौर पर देखती हैं। शादी के लिए घर वाले या इनके घर वाले, मेरे घर वाले फौरन राजी हो गए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। घर बहुत मुश्किलें आई हैं, उसमें भी मेरे घर वालों को राज़ी करना, और ये तो इनके घर में तो तकरीबन तभी सभी राज़ी थे, और मेरे घर में थोड़ा था मुश्किल कि क्या है, क्या मतलब क्यों ऐसे। लेकिन मेरी माँ बाप जो थे उन्होंने कहा कि नहीं, वो जिसमें खुश है वो करके देख लेते हैं। यहाँ बड़ी बात आदिल की सफलता नहीं है, और न ही इस बात को सामने रखना कि पैरा खेलों का किस तरह से विकास हो रहा है, बल्कि यहाँ तस्वीर का बड़ा रूप रिश्तों की मजबूती का है, जो आज के बदलते समाज की चकाचौंध के बीच भी खुद को उस लकीर पर रखने में कायम है, जो एक स्वस्थ समाज की सबसे पहली और जरूरी शर्त है। तो खेल हमेशा से दिलों को जोड़ते हैं, और आदिल और माजिदा का ये एक शानदार उदाहरण खेलो इंडिया पैरा गेम्स में भी देखने को मिला है। दरअसल आदिल की जो ताकत है वो न केवल उनका खेल है, बल्कि माजिदा का वो सपोर्ट है, जिसके बल पर आज वो एक सर्वश्रेष्ठ पैरा तीरंदाज के तौर पर सामने हैं। कैमरामैन अनिकेत दुबे के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।